कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे चैप्टर्स कैट या फिर एनमेट जैसे एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट रहते हैं, बट अगर आप सीईटी स्नैप सीमेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हो सकता है कम रेलेवेंट रहे। सीईटी के लिए आई डोंट थिंक ये चैप्टर पूछा भी जाता है, क्योंकि मैंने कभी वो क्वेश्चंस देखे नहीं थे एग्जाम के वक्त। तो आपको क्या करना है, अगर आप सीईटी को छोड़कर बाकी सारे एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चैप्टर देख लो, इसके सारे कंसेप्ट देख लो। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा टफ पड़ता है अगर आपको ग्राफ समझ में नहीं आता है तो थोड़ा टफ हो सकता है, बट इस लेक्चर में मैंने सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में चीज़ें बता कर रखी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो मेजरली कैट और रिलेटेड एग्जाम्स में आता है, जैसे कि कैट, एनमैट, स्नैप, स्नैप में भी नहीं, सी मैट, इन एग्जाम्स में आता है। बट ये टॉपिक सीईटी या फिर स्नैप जैसे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है। मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इनटू दिस काइंड ऑफ एग्जाम्स इज वेरी लेस। ठीक है, तो क्या पता अगर कभी आ गया तो तुम ऐसा ना बोलो कि यार ये तो शिवम ने बोला ही नहीं था। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये थोड़ा ट्रिकी है टॉपिक। रीज़न भी इसमें है ना, जो स्पेशियल अवेयरनेस या सेंस बोल सकते हम, वो रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब तुमको समझनी चाहिए कि जो पाई चार्ट बार ग्राफ में जो एक नंबर या एक पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट प्रॉपरली किया जाएगा, तो वो है ना सबको नहीं जमता। पर कोई बात नहीं, उस टॉपिक को हम इजी वे में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या रहते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि क्या होता है, सिंपल, ये एक हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर मैं कोई पॉइंट को यहाँ पर लिखता हूँ तो वो एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखा जाएगा, बराबर। पर अभी हम अगर इसी को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के टर्म्स में बोले तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस कहाँ काम में आती है। जो हम गूगल मैप्स देखते हैं ना, गूगल मैप्स में एग्जैक्टली यही चीज़ है। तुमको एक्स और वाई एक्सिस के बेसिस पर ही लोकेट किया जाता है, समझे। तो अभी ये रहता है ओरिजिन, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। सबसे पहली बात, अगर दो पॉइंट्स है, एक एक्स और वाई एक्सिस पे मैंने दो पॉइंट्स डाल दिए, तो अभी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, सपोज पहला की वैल्यू है x1 y1 और दूसरे की वैल्यू है x2 y2। तो मैं कैसे निकालूंगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको मान लेते हैं, ये तो तुमको अगर फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, अगर मान लेते हैं तुमको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, तो सी स्क्वायर इज अपना पाइथागोरस थ्योरम बताओ क्या रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर के जगह एक्स वन माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर और बी के जगह पर वाई वन माइनस वाई टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये याद रख लेना, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही याद रखा था यार, बहुत ईजी चीज़ है याद रखने के लिए। अभी दूसरी चीज़ है, दूसरी चीज़ क्या है, मान लेते हैं दो पॉइंट है, x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। ठीक है, ये दो पॉइंट है। बट वो जाने से पहले हम क्या करते हैं, हम एक सॉल्ड एग्जांपल भी देख लेते हैं इसी का, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। तो सपोज ये लेफ्ट हैंड साइड में तुमको दिख रहा होगा कि एक सॉल्ड एग्जांपल है। तो 5,2 और 3,4 के बीच में हमको डिस्टेंस निकालना है। तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर। कितना हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो गया 4 प्लस 4 8। यानी कि डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 और डी इज इक्वल्स टू 2√2। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे सेक्शन फार्मूला की। हम किसकी बात करेंगे, सेक्शन फार्मूला की। सेक्शन फार्मूला क्या है हमारा, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, मान लेते हैं दो पॉइंट है, ठीक है, और अभी हमको ये दिखा कि तीसरा पॉइंट कोई तो भी है ये। ठीक है, तो x1, अरे 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 अरे, ठीक है, एक लाइन में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो अभी है x1 y1 और इसका नाम है x2 y2। ठीक है, अभी कोई तो भी ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये क्या कर रहा है x कॉमा वाई, ये डिवाइड कर रहा है पूरे लाइन को m/n के रेशियो में। किसके रेशियो में, m/n के रेशियो में। तो अभी हमको फाइंड करना है कि ये रेशियो क्या है, अभी हमको फाइंड करना है ये रेशियो क्या है। तो रेशियो फाइंड करने के लिए सिंपल, एकदम ही सिंपल, पहले x की वैल्यू
ये x की वैल्यू रहेगी हमारा m, ये देखो ये पॉइंट हो गया m इंटू एक्स टू, एम इंटू एक्स टू, तो m इंटू एक्स टू प्लस n इंटू एक्स वन अपॉन m प्लस n। कभी भी जब भी कोई भी चीज़ ये ऐसे बीच की वैल्यू फाइंड करनी रही तो हमेशा डिनोमिनेटर में m प्लस n आएगा ही, ठीक है, और उसी के बेसिस पर ये x2 और x1 आएंगे। वैसे ही अगर y को फाइंड करना है तो क्या होगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। पर अगर मुझे m की वैल्यू फाइंड करनी रही तो m की वैल्यू कैसे आएगी, m इंटू एक्स टू माइनस n इंटू एक्स वन अपॉन m माइनस n। पर यहाँ पर एक चीज़ जो भूल गए वो था कि ये m है ना, ये इन दोनों के बीच में है, ठीक है। मान लेते हैं ये एक कोई ऐसा पॉइंट रहता, सपोज ये x और y है और ये जो x कॉमा y है ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये m है और ये n है, ठीक है, तब बात अलग हो जाती, ठीक है, तब बात अलग हो जाती। तो यानी कि जब एक्सटर्नली डिवाइड करना रहेगा ना, जब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तब हमें ना माइनस साइन का यूज़ कर सकते हैं। हम किसका यूज़ करते हैं, माइनस साइन का। तो तब क्या होगा, तब होगा x की वैल्यू क्या होगी, m इंटू एक्स टू माइनस एन इंटू एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, और वैसे ही y की वैल्यू m इंटू वाई टू माइनस एन इंटू वाई वन अपॉन एम माइनस एन। समझे, सिंपल। अभी नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, सेक्शन फॉर्मूला। अभी सेक्शन फॉर्मूला के बारे में हमने पढ़ लिया, ओके, जब हमको फाइंड करना था m और n के रेशियोज। अभी इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट 2,5 एंड 1,2 इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 2:1, इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। अभी m की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू है 1, तो सबसे पहले हम निकालेंगे x क्या था, m इंटू एक्स टू प्लस n इंटू एक्स वन, ठीक है, अपॉन m प्लस n। तो ये क्या हो गया, 2 + 2 4/3, दैट इज इक्वल्स टू 4/3। और वैसे ही हम क्या निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। y क्या है, m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन, वाई वन क्या था 5 अपॉन m प्लस n, तो 4 + 5 अपॉन 3 दैट इज इक्वल्स टू 3। समझे, तो ये है हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा एरियाज ऑफ ट्रायंगल। एरियाज ऑफ ट्रायंगल आ जाता है हमारा। तो एरियाज ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले बात, ट्रायंगल एक बात बताओ कितने पॉइंट से बनता है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट से। तो ऑब्वियसली यार शिवम 3 पॉइंट से बनता है, यानी कि इसमें क्या होगा, एक वर्टिक्स ए बी सी ट्रायंगल है, ये ABC ट्रायंगल है, तो ए को हम बोलेंगे x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ठीक है, ये हो गया ट्रायंगल्स, ओके। अभी एक बात बताओ, अगर इसका एरिया निकालना है तो एरिया क्या रहता था हमारा, जो नॉर्मल फॉर्मूला रहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो रहता था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अभी क्या कर लो, इसमें हाफ तो सेम रहेगा, ओके, बेस मान लो x1 x2 और x3 को, और बाद में डिफरेंस निकालना y2 माइनस y3 प्लस y3 माइनस y1 प्लस y1 माइनस y2, ठीक है। हमेशा याद रखना ये जो ऑर्डर है वो ऑर्डर मिस मत कर देना। अगर तुमने ऑर्डर मिस कर दिया तो यू आर गॉन, यू आर गॉन। तो फिर है ना, कोई जॉब वॉब नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, समझे, कोई पोस्ट नहीं निकलेगी इन्हें तो सिंपल है, ये ऑर्डर हमेशा याद रखना। अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि किसी वर्टेक्स का ओरिजिन कुछ नहीं, अगर मान लेते हैं कि x1 y1 अगर 0 रहा, ठीक है, 0,0 यानी कि ओरिजिन पर रहा, तो ये फॉर्मूला है ना, अपने आप इसमें वैल्यूज़ डाल दोगे तो बन जाएगा x1 y2
माइनस x2y1, ठीक है। बट ये ज़रूरत नहीं है याद रखने की, क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुमको बड़ा वाला फॉर्मूला मालूम है तो उसमें वैल्यूज पुट कर दोगे तो अपने आप पूरी की पूरी वैल्यू निकल जाएगी। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या देखते हैं, सपोज 3 वर्टाइस है 0,4, 3,6 और 8,2। तो अभी इसका आंसर निकालते हैं। हाफ x1 क्या था, 0, 3 और -8, ठीक है। अभी इसमें क्या आएगा, -2, -4 और 8 में क्या आएगा, 8 में आएगा 4 -6, क्योंकि ये वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी। तो ये हो गया 3 इंटू ये कितना होता, और 6, 6 3 सा 18, तो -18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो 8 2 सा 16 आ जाएगा। तो ये क्या, हाफ ऑफ -2 दैट इज इक्वल्स टू -1। सिंस एरिया पॉजिटिव रहेगा तो आंसर आएगा 1 स्क्वायर यूनिट जो भी रहेगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट देखते हैं। सेंट्रॉइड की कॉन्सेप्ट में सिंपल सी बात है, जहाँ मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं, यार एक है ना बहुत अच्छी बात है, जितने भी मीडियंस है ना, जितने भी मीडियंस है सब एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ऐसा हो सकता था ना कि सिर्फ 2 मीडियंस एक जगह पर इंटरसेक्ट होंगे, बट ऐसा नहीं होता है। ट्रायंगल में एक ही पॉइंट पर मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं, और इसको बोलते हैं हम सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड जो है ना, वो 2:1 के रेशियो में इस लाइन को डिवाइड करता है। इस लाइन को 2:1, और 2 वाला पार्ट ये हो गया और 1 वाला पार्ट ये हो गया, ठीक है। तो हमेशा याद रखना। अभी अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की, तो सेंट्रॉइड जो है ना, जो सेंट्रॉइड है हम उसको निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं इसकी वैल्यू है x, y, तो x इज इक्वल्स टू एवरेज ऑफ ऑल द 3 वर्टाइसेस, और y इज ऑल्सो एवरेज ऑफ ऑल द 3 वर्टाइसेस, ठीक है, ठीक है। सिंपल, एकदम सिंपल। एक एग्जांपल देखिए। एग्जांपल कुछ नहीं, अभी ये 3 वर्टाइस दिए, 5,3, 4,6 और 8,2। अभी पहले इसका एवरेज निकालो। 5 + 4 9, और 9 + 8 कितना होता है, 17, 17 डिवाइडेड बाई 3, ओके। और इसमें क्या है, 3 + 6 9, 9 + 2 11, 11/3, ठीक है। अभी इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, इन सेंटर क्या रहता है, इन सेंटर को मैं ना जोग्राफिकली बताता हूँ तुमको। अरे ये नहीं, मुझे चाहिए ये वाला। हाँ, अभी मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है। अभी ट्रायंगल में इन सेंटर बोला, इन सेंटर क्या है, सपोज इसके बीच में एक सर्कल निकाला मैंने, ठीक है। तो इन सेंटर क्या रहता है, इस सर्कल का सेंटर वो है इन सेंटर, ओके। इस सर्कल का सेंटर को इन सेंटर बोलते हैं। अभी आपने अगर एक सर्कल्स पढ़े होंगे, तो सपोज कर लो ये जो है कोई भी एक टेंजेंट, ये जो एक टेंजेंट है जो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता है, वो जब सेंटर से तुम ऐसी लाइन बनाओगे तो ये 90 डिग्री फॉर्म होगा, बराबर। ये 90 डिग्री फॉर्म होगा, और ये एंगल इक्वल रहते हैं, बराबर। तो अभी यहाँ पर भी देखो तुम, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, तो इसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। इसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। अभी इसको मान लेते हैं हम ए, बी और सी। तो ये जो है छोटा ए, ये छोटा बी और ये छोटा सी, यानी कि ए जो है वो लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू एंगल ए रहेगा। तो जब मैं इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूँगा, तब फॉर्मूला क्या बनेगा, a इंटू x1 प्लस बी इंटू x2 प्लस सी इंटू x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो ये है हमारा फॉर्मूला। वैसे ही y के लिए a इंटू y1 प्लस बी इंटू y2 प्लस सी इंटू y3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। सिंपल, बहुत बढ़िया। अभी इलस्ट्रेशंस देखते हैं। इलस्ट्रेशन में क्या देकर रखा है, फाइंड द सेंटर ऑफ द राइट एंगल आइसोसेलियस ट्रायंगल। जब भी राइट एंगल आइसोसेलियस ट्रायंगल रहेगा तो हमेशा याद रखना ये 90 डिग्री रहेगा, ये ए और ये ए, और ये a√2 रहेगा। क्या रहेगा, ये a√2। कैसे रहेगा a√2,
सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो ये हो गया 2a² विच इज इक्वल्स टू √2a। ठीक है, अभी whose one vertex is at the origin and having the other at 6,0 and 0,6। सॉरी, ये 6,0 रहेगा, ये 0,6 रहेगा। ठीक है, तो यानी कि ये लेंथ क्या हो गई 6, ये लेंथ क्या हो गई 6 और ये हो गई 6√2। तो अभी उसने क्या बोला, हमको निकालना है इन सेंटर का कोऑर्डिनेट्स, हमको निकालने इसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। अभी मैंने क्या बोला था, ए इंटू x1 प्लस बी इंटू x2 प्लस सी इंटू x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और ए यानी कि क्या था, लेंथ ऑफ दैट साइड, यहाँ पर क्या है 6 है, तो मैं कुछ नहीं, मैं ए के ही जरिए चलूँगा। ठीक है, एक्स इज क्या, ए इज़ द साइड इंटू x1। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे ये ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स है ए बी और सी, ऐसे मान लेते हैं। तो सबसे पहली बात, ए का पॉइंट क्या था 0,6, बी की वैल्यू क्या है 0,0 और सी की वैल्यू क्या है 6,0, और ए की साइड है 6, बी की साइड है 6 और इसकी साइड है 6√2। ठीक है, तो अभी हम जब x की वैल्यू निकाल रहे थे, तो हम निकाल रहे थे a इंटू x1 प्लस बी इंटू x2 प्लस सी इंटू x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, बराबर। तो यानी कि a की वैल्यू क्या थी हमारी, a की वैल्यू थी 6 इंटू x1 इज 0, पहले x1 x2 और x3 निकाल देता हूँ। ठीक है, b की वैल्यू क्या थी, डज नॉट मैटर, पर यहाँ पर 0 था, और c की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर सॉरी 6√2 था, और यहाँ पर c की वैल्यू क्या थी, c की वैल्यू थी 6 अपॉन a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 6 प्लस 6√2 प्लस 6, तो ये क्या हो गया 6 इंटू 6 अपॉन, ये क्या हो गया 6 प्लस 6 12 प्लस 6√2। ठीक है, तो यानी कि ये 6 कैंसिल हो गए, 6 अपॉन 2 प्लस √2, ऐसा हो गया पहली वैल्यू। अभी दूसरी वैल्यू निकालते हैं, ए हाँ, और सबसे अभी y की वैल्यू निकालते हैं। y क्या था, ए इंटू बी इंटू सी, दैट इज 6 6 6 y1 y2 y3, y1 की वैल्यू क्या है 6 0 0, तीनों को ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या था 12 6√2, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ गई 36 अपॉन 12 प्लस 6√2। अभी एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, तुमने एक बात नोटिस की यहाँ पे, इस ट्रायंगल में x और y की वैल्यू जो थी वो सेम थी, जो कि हमको पहले ही समझना चाहिए था। हमको क्या समझना चाहिए था, ये जो एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर कटेगा कहीं पे, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो आर है, और ये वैल्यू और ये वैल्यू भी आर है, तो यानी कि वैसे भी स्क्वायर बन रहा है, तो ये जो पॉइंट रहेगा ये ए कॉमा है, यानी कि इक्वल रहेगा, बराबर। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए हमेशा, तो अभी हमने नोटिस कर लिया ये। अभी सरकम सेंटर क्या रहता है, सपोज ये ट्रायंगल है, ऐसी चीज़ जो इसके तीनों वर्टेक्स से सर्कल जाए, उसको बोलते हैं हम सरकम सेंटर, इसको बोलते हैं हम सरकम सेंटर। अभी एक बात बताओ, यहाँ पर सर्कल आ गया, ठीक है, यहाँ पर सर्कल आ गया, अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाले हम, ओके, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो निकाले हम, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो रहेगा वो इसके सेंटर पे रहेगा। ये जो ऊपर बाहर वाला सर्कल है ना, ये बाहर वाले सर्कल के सेंटर पे रहेगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमने क्या निकाला, हमने निकाला एक ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल निकाला, उसके बाद मैंने उसके आजू बाजू एक सर्कल निकाला, इसका जो सेंटर है बाहर वाले सर्कल का, और इसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है वो तीनों के तीनों एक ही लाइन से जाएंगे, तो इसको बोलते हैं हम सरकम सेंटर। अभी सबसे पहली बात, अगर हमको इसका वर्टेक्स आइडेंटिफाई करना है, ये वर्टेक्स हमेशा ऑब्वियसली इक्वी डिस्टेंट रहेगा फ्रॉम इट्स सेंटर, फ्रॉम इट्स वर्टाइसेस। ठीक है, अभी
मान लेते हैं एक क्वेश्चन के द्वारा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के द्वारा हम इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट विल बी द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर, अभी हमको तीनों इसके साइड्स देकर रखे, ठीक है, तीनों इसके साइड्स के एंगल्स देकर रखे। तो इसका क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, अभी पहले इसका क्या है, पहले इसका है 3x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 3y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। अभी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको ए बी और सी के वर्टाइसेस फाइंड करने पड़ेंगे। अभी कुछ नहीं यार, इन दिनों को सॉल्व करो और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स ढूंढना पड़ेगा। वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स से हमें सपोज L1 L2 और L3, तो L1 और L2 को सॉल्व कर कर जो लाइन आएगी L2 और L3 और L3 और L1, ठीक है। तो अभी सबसे पहले L1 L2 को सॉल्व करके पहला वर्टेक्स आया मान लेते हैं -2, -3, फिर -1, 0 प्लस 7, -6, ये 3 वर्टाइसेस आ गए। अभी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो रहेगा, हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑब्वियसली बीच में से जाएगा, ठीक है, बीच में से जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, कोई भी 2 वर्टेक्स उठा लेते हैं, मान लेते हैं बी और सी उठाते हैं। तो ये है बी और ये है सी, तो इन दोनों का एवरेज क्या आ रहा, 6/2, और इन दोनों का एवरेज क्या आ रहा, -6/2, दैट इज 3, -3। अभी ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है, ये पॉइंट से हमको बी और सी के भी पॉइंट्स मालूम है, -1, 0 और हमको 7, -6। अभी ये आ गया 3, -3। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, ये लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा और इसके 90 डिग्री में एक लाइन निकालनी पड़ेगी, ओके। इसके 90 डिग्री में लाइन निकालनी पड़ेगी, उसका उस लाइन का इक्वेशन आएगा, मान लेते L4, ठीक है, वो लाइन का इक्वेशन आएगा L4। वैसे हम क्या निकालेंगे, वैसे हम और एक साइड लेंगे A और B की, उसका एक सेंटर निकालेंगे, ओके, और इस लाइन के अपोजिट में और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, उसके कुछ तो भी वैल्यू आएगी और इस लाइन का नाम रहेगा L5। और L4 और L5 जहाँ पर मीट करेंगे, वो जो मीटिंग पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारा सरकम सेंटर। यानी कि सरकम सेंटर के लिए बहुत लंबे स्टेप्स है, बराबर, सरकम सेंटर के लिए बहुत लंबे स्टेप्स है। तो ये मैक्स टू मैक्स कैट में आ सकता है, उसके अलावा कोई भी एग्जाम में नहीं आएगा, सिंपल सी बात। अभी मैं एक और बात फिर से बता देता हूँ तुमको, कैसे उसको इजी वे में करना है। मान लेते ABC, इसके सरकम सेंटर का हमको रेडियस का नंबर निकालना है। तो सबसे पहले क्या बात बताओ, ये पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, A और B से हमको ये पॉइंट ढूंढना है और इस लाइन का स्लोप आइडेंटिफाई करना है। ये लाइन का इक्वेशन आइडेंटिफाई करो, ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन वैसे ही और एक लाइन पकड़ो, इसका मिडल पॉइंट फाइंड करो और इसके अपोजिट 90 डिग्री में इस लाइन का इक्वेशन आइडेंटिफाई करो, और L1 और L2 जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं वो रहेगा हमारा सरकम सेंटर, समझे, सरकम सेंटर। तो हमको एक पिक्चर में मालूम पड़ गया कि सरकम सेंटर का मतलब क्या है, ठीक है भाई। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है हम सारी चीज़ें ना कर पाए क्योंकि सारी चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी, बट मैं आपको सिखा दूंगा। अभी हम देखेंगे ऑर्थो सेंटर के बारे में। सो ऑर्थो सेंटर क्या रहता है, ऑर्थो सेंटर का मतलब है 90 डिग्रीज, ठीक है। ऑर्थो यानी कि 90 डिग्री, यानी कि ये जो अपोजिट वर्टाइस है वहाँ से हम 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और लकीली क्या होता है, ट्रायंगल में हर ऑर्थो सेंटर मतलब एक ऑर्थो सेंटर बनता है, यानी कि जब आप ऐसे 90 डिग्री दूसरे अपोजिट साइड पर एक लाइन बनाओगे तो वो एक जगह पर मिलेगी, ठीक है। पर अभी इस पॉइंट को फाइंड कैसे करें, तो इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, पर कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट क्या है, सपोज AB BC और AC इनके लाइन के इक्वेशंस रहेंगे, बराबर, इन लाइन के इक्वेशंस रहेंगे। तो मान लो ये जो BC लाइन है, BC लाइन है,
BC लाइन पर जो परपेंडिकुलर रहेगा उसका आप स्लोप फाइंड कर सकते हो और उसी स्लोप से उस लाइन का इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हो, बराबर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले AD, मतलब सपोज इसको मान लो, इसको परपेंडिकुलर 1 बोलता हूँ, तो परपेंडिकुलर 1 और परपेंडिकुलर 2 कोई भी दो परपेंडिकुलर्स के इक्वेशन फाइंड करो। क्या फाइंड करो? इक्वेशन। सो इन दोनों के इक्वेशन फाइंड किए और देख लो कि ये कहाँ पर मीट कर रहे हैं। जहाँ पर ये मीट करेंगे वही रहेगा हमारा ऑर्थो सेंटर, ठीक है। अभी परपेंडिकुलर्स कैसे फाइंड करना है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, ओके। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी अगर कोई इसकी प्रूफ करनी है, कभी हमें फाइंड करना है कि सपोज A, B और C ये 3 पॉइंट्स दे दिए, ठीक है, और हमको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं है। तो सबसे पहले इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी कि वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर रहते हैं। पहला पॉइंट क्या रहता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमने फॉर्मूला देखा था, हाफ ऑफ x1 x2 और x3, और इन दोनों में y1 माइनस y2 वो वाले डिफरेंस निकालने थे। अगर ये एरिया 0 आता है यानी कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर मान लो किसी AB और AC यानी कि दो लाइंस जो बनते हैं उन दोनों के स्लोप्स सेम रहे तो भी कोलिनियर है, ओके। या फिर मान लेते हैं AB लाइन का एक इक्वेशन है, AB लाइन का एक इक्वेशन है, अगर उस इक्वेशन को C पॉइंट हमारा सेटिस्फाई करता है तो भी हम बोल सकते हैं कि कंप्लीटली कोलिनियर है, ठीक है, कंप्लीटली कोलिनियर है। अभी एक सॉल्व कर कर देखें हम, चलो सॉल्व कर कर देखते हैं। अभी सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बता कर रखा है? A माइनस A, B है, ठीक है। ये तीनों के तीनों वर्टेक्स हमने लिख लिए। अभी सबसे पहले, ठीक है, हमने इसके पहले ही कोलिनियर का कंसेप्ट पढ़ा था, तो यानी कि कोलिनियर का क्वेश्चन है। पर चारों के चारों ऑप्शंस को एक बार इवेल्युएट करके देखते हैं। क्या है? पहला कोलिनियर, दूसरा क्या है? वर्टाइसिस ऑफ अ स्क्वायर। अभी अगर इसको हम एक ग्राफ के वे से रिप्रेजेंट करेंगे, मान लेते हैं, तो ये हो गया हमारा ओरिजिन, ओके। -A, B कहाँ पर रहेगा? इस क्वाड्रेंट में रहेगा, ठीक है। -A, B इस क्वाड्रेंट में रहेगा और A, B इस क्वाड्रेंट में रहेगा, ठीक है। यानी कि आपको लग रहा है कि ये कहीं से स्क्वायर बनाएगा या रेक्टेंगल बनाएगा? नहीं ना, ये हमेशा एक तो लाइन ही बनाएगा या फिर ये कुछ ऐसा ऐसा बनेगा। तो यानी कि मान लेते हैं कि ये कोलिनियर ही है, तो ये प्रोबेबल ऑप्शन लग रहा है। अगर ये प्रोबेबल ऑप्शन लग रहा है तो हमारे पास वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला, तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। -A 0 और A, और इसमें क्या है? डिफरेंस निकालना है। ये हो गया -B प्लस A ऑफ A, इसमें आएगा B माइनस माइनस B, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 0, तो ये हो गया हाफ ऑफ -AB प्लस AB, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 0। स्लोप ऑफ अ लाइन joining 2 points is denoted by 2 minus y1 tan theta। अगर कोई भी लाइन का एक स्लोप फाइंड करना रहा, स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है। अभी ये स्लोप ऑफ अ लाइन कहाँ कहाँ काम में आता है? बहुत जगह, जहाँ पर भी हमें कोई भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना रहा, तो सपोज मान लो L1 L2 और L3 देकर रखा है, इस लाइंस के मल्टीपल इक्वेशंस रहेंगे, x+2y, x-2y, x+3y, और इसके बेसिस पर, इन लाइंस के बेसिस पर हमें मालूम पड़ता है कि सपोज मान लो दो लाइन है, तो ये दो लाइन ऐसे पैरेलल में है, या दो लाइन ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या फिर ये दो लाइन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अगर 3 लाइन देकर रखा है तो इन 3 लाइन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है या स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। तो अभी इसके लिए स्लोप निकालना बहुत ज़रूरत है, और स्लोप सिंपल है। अगर दो पॉइंट्स देकर रखे तो सिंपल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 निकाल लो, उससे हमारा स्लोप आइडेंटिफाई हो जाएगा। अभी अगर यही चीज़ इस
के परपेंडिकुलर यानी क्या, 90 डिग्री। सपोज ये एक लाइन जा रही है, अभी इसको ऐसी एक लाइन क्रॉस कर रही है 90 डिग्री पे, तो अभी मैंने इसका स्लोप m देकर रखा है, तो इसका स्लोप क्या रहेगा, इसका स्लोप रहेगा -1/m। तो हमेशा याद रखना, दो लाइन जो भी परपेंडिकुलर या 90 डिग्री फॉर्म करती है, उन दोनों का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 हमेशा -1 रहता है। ओके, अभी इसमें दो तीन चीज़ें जो अच्छी है, जो याद रखने लायक है। कोई भी लाइन के इक्वेशन को हम y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं। c एक कांस्टेंट रहता है, m हम स्लोप का नाम लेते हैं, और x और y तो वेरिएबल्स है। ठीक है, जनरली ये ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब ये मल्टीपल फॉर्म्स है यार निकालने के, बट एक चीज़ इसमें हमेशा ध्यान रखना, एक एक्स रहना चाहिए, एक वाई रहना चाहिए। कांस्टेंट रहा नहीं रहा चलेगा, बट एटलीस्ट कोई एक वेरिएबल रहना चाहिए। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक्स हमेशा जीरो रहे, तो यानी कि वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स एम आएगा। सपोज जैसे कि हम एक ये ड्रॉ कर लेते हैं एक्स और वाई एक्सेस। ठीक है, एक्स और वाई एक्सेस ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमने एक 3 लाइंस बना ली। ये है L1, ठीक है, ये रेड कलर वाली L2 हो गई, और एक ग्रीन कलर वाली L3 हो गई। ठीक है, अभी सबसे पहली बात L1 में x की जो वैल्यू है, वो x की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, यानी कि डज नॉट मैटर क्या है, पर x की वैल्यू कांस्टेंट है। तो x वेरिएबल रहा क्या, नहीं रहा। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा, y इज इक्वल्स टू समथिंग। इस लाइन का इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट की वैल्यू मान लेते हैं -1। सो इस लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल्स टू -1 ही है। अभी यहाँ पर y कुछ भी रह सकता है। वैसे ही ये जो रेड कलर की लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन रहेगा y इज इक्वल्स टू 2। ओके, और ये जो लाइन मैंने ये जो यहाँ से ड्रॉ की थी ऐसे स्लांट, इसमें रहेगा ए वाई प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो लाइन को देखकर ही समझ में आ जाना चाहिए कि उस लाइन का इक्वेशन क्या रह सकता है। उसके बाद देखते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्मेट। कुछ नहीं, मान लेते हैं आपके पास एक पॉइंट देकर रखा है ए, ठीक है, और हमको मालूम है लाइन का स्लोप क्या है। देखो, 3 चीज़ें चाहिए, 3 या 4 चीज़ें चाहिए अगर एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है तो। ठीक है, एक उसका स्लोप देना चाहिए उन्होंने, स्लोप ऑफ द लाइन। ओके, अगर स्लोप ऑफ द लाइन नहीं है तो हम इसके बिना, एक तो 2 पॉइंट्स बता दो हमको। ठीक है, 2 पॉइंट्स बता दो हमको कि हाँ, ये 2 पॉइंट्स से जो एक लाइन बनेगी, उसी लाइन के पैरेलल में हमारी वाली लाइन है। ठीक है, 2 पॉइंट्स बता दो। और दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है एक पॉइंट जो उस लाइन पर आएगा, यानी कि सपोज ये लाइन है। ठीक है, अब ये लाइन नहीं मालूम हमें कि कौन से डायरेक्शन में जा रही है, कैसी है, कहाँ पे है। तो सबसे पहले सिंपल, एक तो इस लाइन का स्लोप बता दो, या फिर मुझे 2 पॉइंट्स बता दो, दोनों में से एक कोई चीज़। प्लस एक जो चीज़ ज़रूरी है कि ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है। तो ये हो गया हमारे, इससे हमें लाइन मालूम पड़ जाएगी। इसके अलावा और एक चीज़ है। सपोज मान लेते हैं कभी कभी ना ऐसा बताते हैं कि इंटरसेप्ट्स देकर रखे रहते हैं। इंटरसेप्ट्स मतलब कि क्या, कि एक्स और वाई एक्सिस को ये कहाँ पर कट कर रही है। सपोज ये यहाँ पर एक कट कर रही है x,0 पे, और यहाँ पर कट कर रही है 0,y पे। ठीक है, तो अगर इसका इक्वेशन निकालना रहा तो सिंपली x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। तो इस वे से हमें मालूम पड़ेगा कि ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या है। अभी एक कंसेप्ट है पैरेललिज्म, यानी कि 2 लाइन पैरेलल कब है। ये जो 2 लाइन दिख रही है, ये पैरेलल कब है, बताओ पैरेलल कब है। सपोज इसका इक्वेशन है L1, इसका इक्वेशन है L2, कुछ भी इक्वेशन हो सकता है, बस इसका जो कांस्टेंट है वो डिफरेंट रहना चाहिए। यानी कि अगर ये 2 लाइंस है, ओके, ये 2 लाइंस है, सो इन दोनों का जो कंसोनेंट है, कांस्टेंट जो है, जो लास्ट में रहता है,
वो अलग अलग रहना चाहिए। सपोज इसका -1 है तो इसका +1 रहना चाहिए, ऐसे अलग रहना चाहिए। और उनके जो रेशियोज है, सपोज ये ax a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यानी कि ये सारे के सारे एक रेशियो में है और इनका कांस्टेंट डिफरेंट है, इनका कांस्टेंट डिफरेंट है। दो लाइंस परपेंडिकुलर कब रहेंगे? दो लाइंस परपेंडिकुलर तब रहते हैं जब m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। अभी m1 कैसे निकालना है बताओ? m1 इज a अपॉन b एंड m2 इज a2 अपॉन b2, ठीक है। अगर आपको कोई लाइन का एक स्लोप निकालना है, अगर आपको कोई लाइन का स्लोप निकालना है तो हमेशा याद रखना y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो अगर एक कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब m की वैल्यू रहेगी -a अपॉन बी, और अगर इसका -1 अपॉन एन फाइंड किया तो b बाय a रहेगा। बस ये दो चीज़ें याद रखना, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्लोप कैसे निकालना है फ्रॉम द इक्वेशन, फ्रॉम द इक्वेशन। अभी सबसे पहले देखेंगे हम, यार क्या मतलब है ये सारी चीज़ें पढ़ने का? कभी कभी ऐसा लगता होगा ना तुमको, यार कुछ नहीं, एक एग्ज़ाम निकालना है, हम एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी इसका काम आगे आएगा या नहीं हम वो सोचेंगे, पर अभी के लिए तो एग्ज़ाम निकालना हमारी टॉप प्रायोरिटी है। तो अभी अभी हमको ढूंढना है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। सपोज ये मान लो एक पॉइंट है या फिर ये दो लाइन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है या फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये लाइन थी, ये भी लाइन है और ये भी लाइन है। तो इन ये दो कंडीशंस के लिए हमें कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, बराबर। तो पहला डिस्टेंस d क्या करना है, सिंपल, अगर ये पॉइंट देकर रखा है x1 और y1, तो सिंपल क्या करना, ax1 मतलब वो ये पॉइंट्स को उस लाइन के इक्वेशन में डाल दो, ये लाइन के इक्वेशन में उन पॉइंट्स को डाल दो और नीचे में लेना रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और a और b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, ठीक है। तो क्या करना है, ये पॉइंट दिखा, ये पॉइंट दिखा, ये पॉइंट को आप डायरेक्ट उस लाइन के इक्वेशन में डाल दो, तो हमको क्या मिलेगा, ये पॉइंट का, ठीक है। और उसके बाद रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेना, खत्म। दूसरी चीज, अगर मान लेते हैं दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल है, तो कुछ नहीं, उनके जो कांस्टेंट्स है उनका डिफरेंस निकाल लेना और रूट में निकाल लेना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। रूट में निकालना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यही चीज़ है, ओके। अगर किसी ओरिजिन से फाइंड करना रहा, अगर किसी ओरिजिन से फाइंड करना रहा तो कुछ नहीं, ये पहली वाली मेथड भी काम आ सकती है, x1 और y1 की जगह 0,0 डाल देना, खत्म बात। तो यार थोड़ा स्मार्टली प्ले करना पड़ता है, सारे के सारे अगर फॉर्मूलेज और ट्रिक्स लर्न करने जाओगे तो जान निकल जाएगी तुम्हारी, समझे। अभी हम देखेंगे कोई एक्सिस को चेंज कर रहा है तो कभी कभी क्या होता है, मान लो ये कार्टेशियन प्लेन है, क्या है ये एक्स और वाई एक्सिस है हमारी नॉर्मल वाली, और इसका ओरिजिन क्या है 0,0। अगर मान लो मैं ये ओरिजिन को ही शिफ्ट कर दूँ यहाँ पे, तो जैसे आप गूगल लोकेशन डालते हो, ठीक है, आप क्या करते हो कभी कभी कि फ्रॉम माई होम टू स्कूल डालते हो, बराबर। तो आपके लिए ओरिजिन हो गया होम, बट जब आप स्कूल में जाते हो तब आप क्या करते हो, ओरिजिन डालते हो हम स्कूल को। तो यही है हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है वही चेंज हो गया, तो ये जो ओरिजिन है यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो मान लो इसको हम बोलेंगे एक्स और वाई और इसको हम मान लेंगे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ठीक है। और इन दोनों को हमने शिफ्ट किया एच कॉमा के से। तो हमेशा याद रखना ये जो ओल्ड था, ओल्ड जो है इज इक्वल्स टू न्यू प्लस एक्स और y इज इक्वल्स टू के प्लस वाई, ये याद रखना। तो क्या करोगे, जहाँ जहाँ आपको इक्वेशन चेंज करना है x के जगह पर ये वैल्यू डाल दो, y के जगह पर ये वैल्यू डाल दो, खत्म बात, बराबर। अभी और एक देखते हैं अपन, सपोज मान लेते हैं इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 5,2, ठीक है। तो h कॉमा के की वैल्यू क्या हो गई, सॉरी, ठीक है, इज शिफ्टेड टू अ न्यू पॉइंट h कॉमा के। अभी ये नए पॉइंट पर शिफ्ट हो गया h कॉमा के पे,
ठीक है। और ये जो है ना h कॉमा, ये x और y ऐसा मत करना, इसको h कॉमा k पे, और ये 0,0, ठीक है। तो जो वेरिएबल रहेगा x, यहाँ पर कैपिटल X, यहाँ पर 0 h k, ओके। अभी सबसे पहली बात, अगर ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 5,2, origin is shifted to 5,2, what will be the coordinates of the point of the which was represented by 1,2 in the old axis। अगर ओल्ड एक्सिस में 1,2 है, ठीक है, तो 1 2 इज इक्वल्स टू h की वैल्यू क्या है, ये 5 की वैल्यू क्या है 2, प्लस कैपिटल X प्लस कैपिटल Y, तो x की वैल्यू हो गई -4 और कैपिटल Y की वैल्यू हो गई 0। समझे? बहुत सिंपल है, सिंपल। ऐसा लगता है टफ है, पर इतना भी टफ नहीं है, और सॉल्व कर सकते हैं। अभी और एक चीज़ है, अगर हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना रहा, तो सिंपली दो इक्वेशन दिए L1 L2, इन दोनों को सॉल्व कर लो। जैसे कि मान लो ये दो इक्वेशन देकर रखे हैं, क्या देकर रखे हैं, 2x + 3y = 8, x - 2y = -3। कुछ नहीं, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, ठीक है। तो क्या आएगा, 2x - 4y = -6, माइनस प्लस प्लस। अभी क्या करो, इसको और इसको ऐड कर दो, क्या गया, 2 - 2 0 हो गया, 3 + 4 7y = 8 + 6 14, यानी कि y की वैल्यू हो गई 2। अभी इस y को कोई भी इक्वेशन में डाल दो, खत्म बात, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। x - 2 × 2 = -3, सो x की वैल्यू हो गई 1। सो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, 1,2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, 1,2 हो गया, मिल गया हमें आंसर। तो यानी कि इस क्वेश्चन के जरिए हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। इसके अलावा आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने ही कॉन्सेप्ट है, बस इतने कॉन्सेप्ट अभी अच्छे से पढ़ लिए, अभी इनकी प्रैक्टिस कर ली तो सॉर्टेड है फॉर लाइफ, ठीक है। अभी आपको इसके अलावा कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसके बाद सारे के सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप CET और स्नैप को छोड़कर बाकी कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओ, डायरेक्ट एग्ज़ाम में एप्लीकेशन करना हो जाएगा।